दोस्तों आप सभी का स्वागत है आखिर क्यों में। हर कलाकार की दास्तां, केवल एक सवाल, एक्टिंग और डांसिंग इंडस्ट्री के भविष्य का हाल। पावर्ड बाय सिजन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, फिटनेस क्लब, कोच एंड कोची, सीकर्स फाइंड आंसर्स। मेरा अगला सवाल फैजल खान जी से। फैजल भाई जी। बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और जब आप एक स्टार बन जाते हो, जब व्हेन यू बिकम अ सेलिब्रिटी, तो एक अपने स्टारडम को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आपके साथ जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिससे मैं बहुत मतलब आपने ही रूबरू कराया था मुझे उससे। इनफैक्ट वो इंटरव्यूज में बहुत हर जगह सबको पता है कि आपके लेग में प्रॉब्लम हुई थी। आप, मुझे जहां तक नॉलेज है, आप 1 साल तक प्रॉब्लम में थे और बेड पे थे। सो द थिंग इज, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो और आपको अपना स्टारडम भी मेंटेन करना होता है और आपके पास काम नहीं है, उस समय उस स्टारडम को मेंटेन करने के लिए खर्चा भी लगता है। तो उस समय आपने वो स्टारडम को कैसे मेंटेन किया जब आपके पास कोई काम नहीं था? ये तो मेरा पहला चीज। और इसका ये पॉइंट नंबर 2 है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो पॉइंट नंबर 2 इज कि जब एक आस आपके जीवन से हट गई थी कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला, वापस से कम बैक करने के लिए, कहना बहुत आसान होता है, हर आदमी कहता है मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन असल में आज मैं जानना चाहता हूं वो एफर्ट्स किस हद तक आपने लगाए। तो जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो एक शो के दौरान मैं एक स्टंट कर रहा था, और वहां से मैंने एक परफॉर्म करते वक्त मेरा पैर टूट गया था। सो बात की जाए अगर डांसर्स की, तो डांसर्स मुझे लगता है घोड़े की तरह होता है। अगर वो लोग जब तक डांस करेंगे तब तक वो लोग का पेट पलेगा, अगर उनका प्रोफेशन वही है। और अगर पैर टूट गया तो वो डांस नहीं कर सकते बेसिकली जैसे वो करते थे। सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैं एक्टिंग के मंच पे था, एक्टिंग कर रहा था, बट स्टंट परफॉर्म करते वक्त मेरा पैर यहाँ से टूट गया था। जैसे ये हाथ ऐसे होता है ना, ये पूरा, तो वैसे ये ऐसे घूम गया था मेरा। सो बहुत अजीब इंसिडेंट था मेरे लिए वो। अचानक बहुत सारे, ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया मैं। बहुत सारी चीजें हुई, ऑपरेशन हुआ, एंड देन जो बेड रिडन था, आई वाज बेड रिडन फॉर एटलीस्ट 11 मंथ्स, आई गेस 10-11 मंथ्स आराम से था। तो मेरा रीबॉर्न हुआ है, जैसे मैंने कहा। होप्स तो मतलब जब सर्जरी हो रही थी, उसके बाद जब हॉस्पिटल में था, तभी ही सारी की सारी होप्स टूट गई थी। आपके साथ जब ऐसी कोई चीज होती है तो आपके दिमाग में ना 100 तरीके की चीजें चलती है। बिकॉज मेरे घर में जो अर्निंग सोर्स है वो मैं हूँ, और ऑफ कोर्स पापा वगैरह सब लोग करते हैं, लेकिन जो मेन ज्यादा जहाँ से चीजें आती है जो मैनेजेबल है वो आई डू, एंड आई प्राउडली टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड, ऑन माई शोल्डर्स। तो अब उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा मैं डांसर हूँ और फिर एक्टर हूँ, अब डांस तो मैं कर नहीं सकता, और एक्टिंग में ये होगा कैसे? मुझे ख्याल आने लगे अभी दूसरा पाँव लगेगा, क्या होगा, मतलब लाइफ खत्म। सो उस बेड पर मैंने आई थिंक एक लाइफ जी ली पूरी, सोते सोते ही, लेटे लेटे, वही 9 महीने 10 महीने। मैंने उस वक्त ये देखा कि कौन से लोग अपने होते हैं, कौन से लोग पराये होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरी ही बिल्डिंग में रहते थे, बट वो आए तक नहीं देखने, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लीव इट। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर। बट जो लोग आए, आई अप्रिशिएट देम, मिले, तब मुझे पता चला कि ओके रियलिटी क्या होती है, सच्चाई क्या है, सच्चे लोग कौन से। और थॉट्स, एज आई सेड, सुसाइडल थॉट्स आने लगे। ऐसा लगा कि ये पैर को ना मैं घुमा दूं, और अजीब चीज है। एक टाइम पे ये भी सोचा कि डांस वगैरह सब छोड़ता हूँ, चुपचाप पढ़ाई कर लेता हूँ आगे की, और अभी कोई जॉब वगैरह ही करनी पड़ेगी, बिकॉज पैर टूट गया है, अब क्या होगा इसके अंदर। क्योंकि हिम्मत तो खत्म ही हो गई थी कि अभी डांस नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि डांस अगर कर भी पाओ तो वैसा नहीं कर पाओगे जैसे पहले करता था। सो ये सारे थॉट्स एक साथ आने लग गए दिमाग में, और पागल हो गया मैं ऐसा सोचते सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिस शो की वजह से ये हुआ था, उस शो में मैंने जितने पैसे कमाए थे वो सारे लग गए इसके अंदर ही। तो अब इनकी बात कि ऐसे रहते हुए स्टारडम मेंटेन करना या जो भी करना, तो ये कैसे होगा?
तो वही वक्त था जब मैंने अपने अकाउंट में पैसे ऐसे देखे तो मैं शॉक था। और सबसे बुरी बात ये कि अब करूँ क्या वो भी नहीं पता मुझे। सो क्लूलेस हो गया था एक्चुअली कि अभी लाइफ में होगा क्या, अभी कहाँ से पैसे आएंगे, कैसा होगा। ऐसा नहीं था कि स्टारडम वाली लाइफ मेंटेन करनी थी या ये चीज था, बस इतना था कि अब थोड़ा बहुत भी रखना है तो वो भी कहाँ से होगा। लाइक यू नो इफ आई वांट टू टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मेरी सिस्टर्स की शादी है और सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मेरे पापा अकेले, मैं नहीं चाहता वो अकेले ले, तो वो सब चीजें कहाँ से होगी। तो वहां पे मैं लिटरली टूट गया था पूरी तरीके से। मैं फिर भी डांस सोचता था करूँ करूँ करूँ। तो एक तरीके का डिप्रेसिंग टाइम था वो मेरा लाइफ का सबसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस भरा और सबसे खराब टाइम था। तो आई एम ग्लैड कि वो टल गया है और अब वो पैर दूसरे वाले से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर इसकी किक किसी को पड़ी और इसकी पड़ी तो यहाँ से वो सीधा दिल्ली गिरेगा, ऐसा है। मतलब यू नो वैसा हो गया। सो आई एम ग्लैड कि कोई चीज अगर आपके लाइफ में खराब होती है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद मैं कुछ सीखना चाहता था लाइफ से, उसके बाद मैंने बहुत अनगिनत चीजें सीखी है। एक तरीके का ठहराव आ गया है मुझ में, जो कि आना बहुत जरूरी था। कि जोशीले होते हैं हम, क्या करना है करना है करना है। क्या होता है हमारी एक्टिंग फील्ड में ना, हमारे लिए स्टंट बॉडी डबल होते हैं जो हमारे तरफ से वो लोग परफॉर्म करते हैं और स्क्रीन पर ऐसे दिखता है कि हम ही कर रहे हैं। बट मुझ में ऐसा कीड़ा था कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, मुझे करना है, ऐसे जज्बा आ रहा था। उसी चक्कर में पैर टूट गया और रियलाइज किया कि भाई बहुत ऊपर से गिरा हूँ, बहुत जोर से लगी है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो वो फेज बड़ा अजीब सा था। And आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सॉरी आई फॉरगॉट। स्टारडम कैसे मेंटेन किया आपने उस समय? उसके बाद में आपने कुछ ऐड किया था कि वापस लौट कर आना, राइट। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज? सो वापस लौट के आने की तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं डायरेक्ट चलने नहीं लगा था। मैं पहले व्हील चेयर पे था, फिर मतलब इमेजिन आप इतने बड़े हो चुके थे, मतलब 22-23 का था मैं, और आप टॉयलेट नहीं जा पा रहे हो वो पैर की वजह से, इतने महीनों तक नहीं जा पा रहे हो वो। एंड थैंक्स टू माय फादर, थैंक्स टू माय मदर, थैंक्स टू माय फैमिली एंड माय फ्यू फ्रेंड्स हु वर देयर टू सपोर्ट मी। सो लिटरली रात को जब सुसु आती थी तो आई यूज्ड टू वेक अप माय फादर, पापा। तो वहां से वो एक डिब्बा होता था, पापा देते थे। है कुछ चीजें तो माँ बाप का प्यार पाया है तभी जाके ये सब चीजों में वो लोग है, अदरवाइज शायद मैं अकेला होता। अगर अकेली लाइफ जीना चाहता तो, आजकल लोग होते हैं वैसे कि अकेला जीना है, अकेले रहना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर के चक्कर में बैंड बज बातें करती है। सो आई एम ग्लैड कि आई हैव अ फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। करते रह रहा था मैं वहां से, सोच सोच के पागल हो जाता था। बिकॉज दिन भर आप 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे आप बेड पे लेटे हो और 12 घंटे सोफे पे हो। और उसके साथ साथ भी मेरी लाइफ में बहुत अजीब चीजें चल रही थी मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। तो वो सब कुछ है ना, ऐसे दिमाग घूम रहा था मेरा कि मैं क्या करूं, अभी करियर नहीं कर सकता, अभी क्या करूं। बट जैसे जैसे वो व्हील चेयर से मैं क्लचर पर आया, वो जो यू नो सब चीजें धीरे धीरे करके फिर एक पर आया, तो पहला मोमेंट वो मुझे अभी भी याद है। कहते हैं ना बच्चे शायद उनको याद नहीं होता है कि वो जब पहली बार वॉक करे तो उनके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था। आई थिंक मैंने वो वापस से देख लिया। तो मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा था ट्राई करके कि मैं कैसे चलूं, और 9 महीने 10 महीने में तो मैं भूल भी गया था कैसे वॉक करते हैं। बिकॉज क्या होता है, अगर आप ये हाथ नहीं हिलाओ ना 8-10 महीने, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं होगा वो हाथ को उठाते कैसे है, राइट। सो मैं भूल गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला चलो, मैंने कहा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कहते पैर आगे लो। मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे लेना, कैसे मैं भूल गया, वही भूल गया था मोमेंट। फिर उसके अलग टाइम लगा मुझे सीखने के लिए। तो थैंक्स टू माय डॉक्टर फरनाज एंड उर्वीज, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया उस टाइम पर। अविनाश दाते जी ने ऑपरेट किया था। तो यू नो ये सारे लोग रह गए मेरे दिमाग में और हमेशा रहेंगे। रही बात बाउंस बैक करने की, वापस से आने की, तो ये जज्बा तब आया जब ऐसा लगा कि हाँ अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर ऑडिशन देना स्टार्ट किया, और उस वक्त तो मतलब और ज्यादा हिम्मत टूटने जैसी हो गई थी, क्योंकि मैं ऑडिशन में ऐसे जाता था, मतलब वॉक करने के लिए मुझे होता नहीं था ठीक से। तो मैं वहां पर अच्छे से वॉक करना है कि वो लोग ऐसा ना समझे कि मैं लंगड़ता हूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग में वॉक करने प्रॉब्लम होती थी। सो नॉर्मली मैं ऐसे वॉक करता था ये, बट उनके सामने मैं ऐसे करता था।
जैसे कि मैं वॉक कर रहा हूँ, बट स्टिल समझ में आ जाता था उनको, तो वो रिजेक्ट कर देते थे, कहते थे आई थिंक और टाइम लगेगा। तो वो 1 साल बेड पे जाने के बाद में 1 और साल गया मेरा, और पैसे खत्म और चीजें ये। तो मैं ऐसी कोई चीजों के लिए ऑडिशन देता था जहां पर ज्यादा वो नहीं करना पड़े, वॉक वॉक ना हो ऐसे, बट वहां पर भी नहीं हो पाता था। जैसे एक बड़ी ब्रांड की मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिली थी जहां पर एयरपोर्ट पे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे बाय बोलना है टाइप से, ऐसा कुछ था, या आ रहा हो बाय बोलना। तो मैंने कहा ये तो हो जाएगा मुझसे, तो मैंने ऑडिशन दे दिया। एंड देन दे सेड कि ऑल ओके ना, बिकॉज हमने न्यूज पढ़ी थी ऐसा। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। तो कहते वहां पर वॉक भी करना है। मैंने कहा हाँ वॉक कर सकता हूँ मैं। फिर कहते भागना भी है। अब मैंने कहा भागना तो नहीं आता मुझे, अभी वॉक करना ही मुश्किल से सीख रहा हूँ तो भागना कैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें छूटती गई, तो मुझे ऐसा लगा मैं स्टार्ट हो भी गया है, मेरा पैर ठीक हो भी गया है, तो भी अभी काम नहीं मिल रहा, अभी कहाँ से आएगा। तो कहते हैं ना कि पेशेंस होना जरूरी है, सब्र होना बहुत जरूरी है। वो करते करते आई थिंक लाइफ ने ऐसा मोड़ दिया जहां पर फिर से वो फीलिंग्स आने लगी कि अब करना है, अब करना है, अब करना है। तो जाके दूसरे ऑडिशंस और बनाता गया। मैंने कहा 1 हुआ रिजेक्ट, 2 हुआ रिजेक्ट, 100 तो नहीं हो गए ना। करते रहो करते रहो, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट ही होता रहूंगा। जैसे डीआईडी से पहले होता था, लोगों को लगता है कि डीआईडी में आ गया और सिलेक्ट हो गया और वो हो गया। उसके पहले ये 500 वाला जो मैंने बताया मुझसे लिया गया था, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रखी है, तब जाके डीआईडी में आके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वैसे ही एक्टिंग का था, मैंने कहा कि देते रहूंगा ऑडिशन, देते रहूंगा देते रहूंगा देते रहूंगा, देता रहा। मुझे ऐसा लगा कि एक रीबॉर्न ही नहीं हुआ है, वापस से शुरुआत हुई है मेरी लाइफ की। तो अभी मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं एक शो कर रहा हूँ सोनी सब के लिए, धर्म योद्धा गरुड़। गरुड़ आप सब जानते हैं, पक्षी है, उड़ता है। तो मैंने इंटरव्यू में यही कहा था कि जब मैं बेड पे था तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन आज मैं उड़ रहा हूँ। सो आई एम ग्लैड। थैंक यू। सो अमेजिंग। मतलब आप ये समझिए कि हम सब लोग अपने दुख को रोते हैं और हम अपने दुख को सबसे बड़ा दुख मानते हैं, लेकिन असल में जिसके ऊपर बीती होती है वही जानता है। तो आई नो, इट्स इनफैक्ट हाउ डू आई नो, बिकॉज आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। Right. लेकिन फैजल भाई, उस समय जैसे आप बोल रहे हो कि 2 साल का पीरियड था, 1 साल तो बेड पे थे, 1 साल आपको उभरने में लगा। Right. तो उस समय अर्निंग का क्या सोच रहे? जैसे मुझे पता है कि आई थिंक आप ओपनली मार्केटिंग भी करते हो, यू हैव अ शोरूम ऑफ, आप गारमेंट्स का बिजनेस भी करते हो। तो क्या वो उस समय एक सूत्र था हर चीजों को मैनेज करने? देखो, अगर ऐसे कैलकुलेट करके कहे तो तो 2019 अगस्त 27 अगस्त को शायद एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से मुझे टाइम लगा रेडी होने, और उसके बाद ये पहला काम है धर्म योद्धा गरुड़ जो मैं इस जनवरी से कर रहा हूँ। तो मतलब 2019 को 19 में एक्सीडेंट हुआ था। सो 20, 21, 22 ऑलमोस्ट, मतलब पूरा 3 साल था, 2.5-3 साल। सो ये 3 साल का स्ट्रगल था। उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद मैं रेडी हूँ तो मेरे लिए काम पड़ा हुआ है जी। उसके लिए फिर नए ऑडिशंस, नई चीजें, लोगों को ये बताना कि आई कैन रन। तो मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियोस बना रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि ये शायद लंगड़ के चलता है, बट आई वांटेड टू टेल देम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसकंसेप्शन थे लोगों को। तो ये सब चीजें कर करके ताकि ये शो मुझे अभी मिला है। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन हुए थे कि हो पाएगा सब कुछ। तो मुझे ऐसा था कि 3 साल हो गए ना, इट्स बिन लॉन्ग। तो वापस आने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आ गए। अच्छा, एक और चीज मैं इसी में से निकालना चाहता हूँ भाई। जैसे आप भी बोलते हैं और सभी बोलते हैं कि फील्ड में रिलेशंस काम आते हैं, रिलेशंस बनाओ, शायद वो आपके काम आए। और जहां तक मैं जानता हूँ कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनसे बहुत गहरा संबंध है। वो आपको बेटे मानते हैं तो आपके इन्हीं को माँ मानते हैं। आप कहें तो मैं नाम गीता माँ। तो मेरा एक सवाल आता है इसी चीज से जुड़ा हुआ कि ये वो दुनिया है जो हम टीवी पे देखते हैं या इंटरव्यूज में सुनते हैं कि आपका उनसे माँ का रिलेशन है, आप उनका बेटे का। तो क्या वो रिलेशंस आपके डाउनफॉल में काम आए थे किसी रूप से? हर रोज आता है। 1 हफ्ते पहले भी बात की थी मैंने, कुछ लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके कंफ्यूज था मैं, और मैं हक से फोन करता हूँ गीता माँ को। एंड आई थिंक आई एम लकी कि मुझे इतना प्यार मिलता है उनकी तरफ से। इट्स नॉट जस्ट रियलिटी शो के लिए, नॉर्मली भी अगर मैं फोन करता हूँ तो वो उतनी ही रिस्पेक्ट से और वैसे ही बात करती है मुझसे। पहले जब छोटा था तो वो बच्चे की तरह बात करते थे, अब बड़ा हुआ तो एक कहते हैं ना मदर जैसी बात करती है, वो वैसे ही बात करती है, बिल्कुल वैसे ही सलाह देती है, सारी चीजें बताती है। सो मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसा मुझे प्यार मिला है।
और मेरे जो करियर में जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स मैंने उनसे पूछ के किए। इनफैक्ट ये धर्म योद्धा गरुड़ भी कर रहा हूँ, तो मैंने उनको कॉल किया था, मैंने कहा कि आई एम गेटिंग दिस, शुड आई डू? तो कहती प्लीज डू। हाँ, सो ऐसी चीजें बहुत वो गाइड करती है लाइफ में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। ये रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो आपको बिना मेंटेन किए और बिना कुछ किए ही आपके साथ रह जाते हैं, जैसे शायद हमारा रह जाएगा हमेशा के लिए। वैसे ही कुछ है। ये नहीं है कि आपको रिलेशन मेंटेन करना है मतलब बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स करो और आपको काम मिलेगा, इस उम्मीद में नहीं। ठीक। ये तो नॉर्मल रिलेशन है जो माँ और बेटा है, आप और मैं भाई है, वैसे ही सब रिलेशन है। मेरा बोलने का पहले का मतलब ये था कि अगर आप किसी से मिलते हो तो उनके साथ आप उनको बताओ कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। सपोज अगर मैं अगर किसी से मिलता हूँ तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि देखो मैंने सिंगिंग भी शुरू कर दी है, तो या मैंने होस्टिंग शुरू कर दिया, एंकर कर सकता हूँ मैं। सो आखिर क्यों टाइप ऐसा शो आए तो फिर नेक्स्ट सीजन में मुझे होस्ट बनाना। तो वैसे मैं बोल सकता हूँ सबको। तो हाँ, तो मतलब आप अपनी नॉलेज शेयर करो, अपना चीजें शेयर करो, तो उनके दिमाग में आप बसते हो। तो वो एक तरीके का कॉन्टैक्ट बनाना अलग चीज है, जो मैं पहले नहीं करता था, बट अभी मैंने किया है। मुझे बहुत लोगों ने समझाया है कि तेरे पास टैलेंट है, तो टैलेंट के बारे में ही तो बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर कुछ होगा तो मुझे बताना। तो इसमें छोटा या बड़ा नहीं हो जाता कोई इंसान। तो वैसे रिलेशन अलग होते हैं, बाकी पर्सनल जो होते हैं वो तो ऑफ कोर्स यू नो इट। अमेजिंग। एक सवाल है भाई, हर किसी को अपनी मंजिल मिल नहीं पाती, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। डर लगता है कि अगर मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था तो क्या होगा। दूसरी चीज, जिनसे मैंने वादे किए थे कि एक दिन मैं भी सितारा बनूंगा, अगर मेरा ये सफर यहीं अधूरा रह गया तो मैं क्या करूंगा। या मैंने अपने आप से जो वादे किए थे बचपन में कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अगर ये सफर यहाँ यहीं खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन एक इंसान के सामने आ जाए कि वो अपनी मंजिल को नहीं पा पाए, जैसा आपने बोला कि मिलती है मंजिल, लेकिन आई बिलीव कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जो बहुत संघर्ष करते हैं जिंदगी में, उनके अंदर बहुत टैलेंट भी है। जैसा आपने बोला कि किस्मत भी एक कदम आगे चलती है। तो जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाई, उन लोगों की खुशी का कारण क्या होना चाहिए, वो किस चीज में अपनी खुशी देखें। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं कि आई एम लकी कि ये शो पूर्ण हो पाया, आज 1 साल हो गए हैं, सितंबर में हमने बात की थी लास्ट। सो अगर नहीं मिल पाई किसी को अपनी मंजिल, नहीं वो एक्टर बन पाया, नहीं वो डांसर बन पाया, उसने पूरी जान लगा दी अपनी डांसिंग फील्ड में और उसका सफर यहीं खत्म हो गया, तो उसकी खुशी का कारण क्या होना चाहिए, किस चीज में देखेगा वो अपनी खुशी। मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलती नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं मिली है, ना ही अंबानी को मिली है, तभी जाके तो करे ही जा रहे हैं। आखिर क्यों को मिली है क्या अभी? अभी तो ये आया है, ये पहली कदम है जी। ये आगे बढ़ेगा, फिर जाके मिलेगी कामयाबी, तब आपकी हवस और बढ़ेगी। अभी आप इसे जहां पर चलाओगे, आपका कल शायद ये शो कलर्स पे आ जाए, इतना अच्छा हो जाए, बट वो भी कामयाबी नहीं है और आगे जाने की। तो वो आपकी सोच और आपकी चीजें बढ़ती रहेगी। इंसान ने अगर ट्राई किया, आई थिंक वहीं पर वो कामयाब हो गया। फिर अगर वो सक्सेस होता है, नहीं होता है, फिर वो उसका नसीब है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर घर से निकला हूं तो मुझे ये सक्सेस मिलेगी ही और नहीं मिलेगी तो मैं रोऊंगा। नहीं, मेरी एक लाइन थी जो मैंने लिखी थी कि या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, ईदर यू विन और यू लर्न। सो आप अगर हारना शब्द होगा ही नहीं लाइफ में ना, तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आप सेटिस्फाई तो कभी नहीं रहोगे इस जीवन में, तो बिल्कुल नहीं। और एक चीज मेरा मानना है, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर सपोज आप, सॉरी टू से दिस, बट अगर आप मरने वाले हो, आपको क्या चीज का डर होगा? लास्ट मोमेंट आपको पता है कि आई एम गोना डाई, 1 मिनट के अंदर या आज के दिन में मरने वाला हूं, तो आपको क्या डर सताएगा? मतलब आपको वो, सपोज आप खाई से गिर रहे हो, वो डराएगा आपको कुछ सेकंड्स पहले, या आपको कोई मार रहा है वो सताए, क्या सताएगा? आप क्या चीज का डर लगेगा आपको? मुझे लगता है कि अगर 1 मिनट में ही मेरी मौत आनी है तो मैं इतना सोच ही नहीं पाऊंगा, इतनी सारी चीजें नहीं, बट 10 सेकंड पहले होगा ना आपको। शायद मैं जैसे बताया कि कोई कार ठोक रही है तो उसका डर होगा, डर क्या होगा आपको अगर आप मरने वाले हो तो? बहुत सारी चीजों का।
10 सेकंड में कितनी सारी चीजों का डर नहीं होगा? फैसल भाई कोई बता सकता है प्लीज, क्या चीज का डर होगा? प्लीज 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 क्लैप हो जाए उनके लिए। थैंक यू। इंसान को उस वक्त शेर का, खाई का ये डर नहीं होगा, उसको लगेगा कि मैं तो जिया ही नहीं, मुझे ये सब करना है, ये सब होगा उसकी लाइफ में, तब जाके वो मरेगा। आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान मरता है तो वो संतुष्ट होकर मरता है। मरने तक इंसान भागता रहता है, माया नगरी है भाई, भागते ही रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो इतना टैलेंटेड है, ये सब करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है, तो वो सक्सेस होके भी नहीं है सक्सेसफुल। उसने ट्राई किया, उसने वो टैलेंट सीखा, वही उसकी सक्सेस है। उसको उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, ठीक है? नॉट नेसेसरी कि आप डीआईडी में जाओ। हम भी बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है क्यों हम ये चीज बने। आई थिंक सिंपल जीवन अच्छा था। तो कभी कभी ऐसे मन करता है तो ऐसे रास्ते पे निकल जाते हैं चुपचाप, नकाब डाल के, या पुराने जगह पर जहाँ रहते थे वहां पर चले जाते हैं चुपचाप देखने के लिए, स्कूल में चले जाते हैं अपनी पुरानी। सो ये सब चीजें हैं जो अटैच रहती है आपके। जितना आप इस दुनिया से, इस कहते हैं ना, इस लालच से दूर रहोगे ना, उतना खुश रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जितना ये सक्सेस और ये सब चीज नहीं मिल रही इससे दूर रहोगे ना, तो आपको या तो मिल भी जा सकती है, या तो आप खुश रहोगे, इतना तो है। क्योंकि टैलेंट है तो आप भले ही एक छोटे से गांव में 4 लोगों को सिखा रहे हो और खुशी मिलेगी, वहीं पर बाहर जाके 10,000 लोगों को सिखा रहे हो और खुशी नहीं है, तो क्या मतलब है? अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि हमेशा डेस्परेशन रहती है कि इंसान को आगे बढ़ने की। अभी जैसे आपने इतना बड़ा सीरियल साइन किया गरुड़, सब लोग देख रहे हैं, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, तो क्या आपका कंसंट्रेशन या आपका फोकस अभी गरुड़ पे ही है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने काफी महीने या साल के लिए इसको साइन किया होगा, ये इससे आगे तक चलता है जब आप सोचते हो तो, कि ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे ये करना है, व्हाट, मतलब आपकी सोच क्या चलती है? या मुझे जहां तक मैंने काम जिस तरीके से शुरू किया, जिस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत जल्दी बढ़ा दिया है और मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत जल्दी बढ़ा दिया है। तो अगर मैं जब 15 का था तो मैं 20 की सोच रखता था, और अगर आज मैं 25 का हूं तो मैं शायद, मुझे नहीं पता, बट शायद 25 के लड़के जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग अग्री करते हैं तो मुझे नहीं पता। तो ये चीज मुझे बहुत लोग कहते हैं एंड वो बहुत अच्छी भी बात है, राइट? और सॉरी मैं भूल गया, आप क्या बोल रहे थे कि आपने सीरियल साइन किया है। हाँ, सो मैं हमेशा मेरे 4 या 5 कदम आगे की सोचता हूँ। अगर मैंने गरुड़ साइन किया है तो मैं इसके वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी हूँ, क्योंकि शो है, शायद लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, नहीं देखेंगे तो शायद एक ही दिन में खत्म हो सकता है वो, और हमें बोला भी नहीं जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बोला जाएगा कल से आपकी शूट नहीं है, और उस चक्कर में शायद हमने और 2-4 प्रोजेक्ट्स को ना बोल दिया ये उम्मीद पे कि ये शो चलेगा पूरा। सो हमें ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, ऐसे कि अंदाजा लगाना होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अभी जिस तरीके से हमारा शो चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग टीआरपी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जो लोग देखते हैं वो टीवी चला के देखेंगे उस टाइम पर, तो उससे ऑफकोर्स टीआरपी आती है, टीआरपी ज्यादा आएगी तो चैनल को पैसे, चैनल को पैसे तो चैनल प्रोडक्शन को पैसे, प्रोडक्शन को पैसे तो हमें पैसे। सो ऐसे ही गेम हमारा चलता है। सो ये डिपेंड करता है पूरी ऑडियंस के ऊपर, बट हमें वह सिनेरियो के लिए भी रेडी होना पड़ता है कि यार अगर कोई चीज नहीं चली तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मैं बेड पे था तो मैंने कहा अभी तो ये नहीं चलेगा, चलो पढ़ाई कर लो। तो और ये बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब तक मुझे ताकत दी है और ये जज्बा दिया है, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा लाइफ में। मेरे दिमाग में एक बार ऐसे भी थॉट आया था कि मुझे ड्राइविंग आती है, ओके, आई कैन बी अ ड्राइवर एंड आई कैन लुक आफ्टर माई फैमिली। कब की बात है? वही एक्सीडेंट के बाद। हाँ, तो मुझे ये सब भी चलता था दिमाग में। सो इंसान करने के लिए जाए ना तो बहुत कुछ पढ़ाई करने के लिए, राइट? क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो ये स्टार्टअप वाली लाइफ का आप करोगे भी क्या? टैलेंट है तो आप टैलेंट को दिखाओगे कहाँ? कर नहीं पा रहे हो पैर की वजह से। सो ये सब चीजें भी चलती थी मेरे दिमाग में। तो मुझे ऐसा था कि मैं करता तो रहूंगा, ये तो है, कुछ ना कुछ तो करूंगा। आई थिंक यही बिलीव है, यही कॉन्फिडेंस है जो आगे लेके जाता है। मुझे क्या, हर इंसान को लेके जाएगा। और रही बात आगे की, सो आगे के लिए हर एक इंसान को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें लाइफ का अंदाजा जरूर होता है। हमें भले ही पता ना हो बट हमें अंदाजा होता है। तो जैसे अब मैं गरुड़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि गरुड़ अगर खत्म होता है तो मुझे क्या करना है, राइट? तो उसके खत्म होने के पहले ही मैं अपना
सब शुरू कर दूंगा। बैकअप लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स बैकअप लेके चलना पड़ता है, अदरवाइज डन। देखिए इतना समय कहाँ मिलता है आपको, आप बैकअप कैसे लेते हो? 15 कितने घंटे भाई? अब हम कैमरे में बता सकते हैं वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। सवाल था कि एग्जैक्टली आपका शेड्यूल इस समय क्या रहता है? ओके सो मेरा सुबह नॉर्मली 9 बजे का कॉल टाइम होता है, 8:30 9 बजे, और मेरा जो घर है वहां से मेरा जो सेट है वहां तक, मुंबई की ट्रैफिक आप लोगों को पता होगा, वहां जाने तक मुझे 1.5 घंटा कम से कम लगता है। लाइक फास्ट से फास्ट जाओ तो 1.5 घंटा कम लगना ही है, उससे कम नहीं लगता है। और वहां से रिटर्न आने के बाद 2 घंटे मिनिमम है, और 2.5 घंटे भी लग जाते हैं बहुत बार। कितनी बार अगर किसी ने देखा होगा तो मैं ट्रेन से आ गया हूँ, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। सो सुबह में अगर मुझे वहां पर 8:30 बजे पहुंचना है तो आप समझ लीजिए मैं घर से कितने बजे निकलूंगा। 6 बजे? नहीं, 8:30 बजे वहां पहुंचना है, 1.5 घंटे का रास्ता। 7 बजे, ओके। 7 बजे के आसपास आई थिंक आई लीव। उसके लिए मैं, उठना भी जल्दी पड़ता है obviously। हाँ, और जो इंसान, मैं तो बहुत क्विकली रेडी होता हूँ, भाई को पता है I know। 5 मिनट पहले, तो मैं 10-15 मिनट या आधा घंटे पहले उठ जाता हूँ, और तो 6:30 7 समथिंग इसी के अराउंड आई लीव। सेट पर मेरा पूरा 12 घंटे का काम होता है, तो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक आई वर्क। और कभी कभी 1-8 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बिकॉज कोई चीजें हाफ में छूट गई, जैसे हमने ब्रेक लिया 10 मिनट का बोला बट ज्यादा हो गया। सब इसमें इनकी भी प्रॉब्लम नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन ऐसी है। तो शायद रात को 9 बजे के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद आई गो टू जिम। लाइक मेरा 9 बजे अगर पैकअप हो जाता है तो वहां से मैं फ्री होके लाइक 10 बजे तक, क्योंकि बॉडी मेकअप विग ये वो सब निकालते निकालते आधा घंटा उसमें निकल जाता है। वहां से निकल के फिर मैं जिम पहुंचते पहुंचते मेरे घर के पास तो मुझे 11:30 12 आराम से हो जाता है। फिर वहां पर जिम करो 1 घंटा, और फिर मैं घर जाके सोता हूँ, और फिर वापस रूटीन शुरू। तो ये स्केड्यूल होता है दिन का। दोस्तों आप सब समझ रहे होंगे लाइक कि आमतौर पे जो ख्वाहिश आप लोग रखते हो, हम लोग जो हैं असल में क्या कहते हैं कि मैंने एक बड़े महान व्यक्ति से ये बात सुनी थी कि अपने गम भूल जाओगे अगर किसी दिन आईसीयू में किसी अस्पताल में जाओगे, कि कितने लोगों के पास दर्द हैं, कितनी चीजें हैं। तो आमतौर पे हम कुछ बनना चाहते हैं या किसी और के जैसा बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की अच्छाई और खुशियों को भूल जाते हैं। सो इस सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। मेरे सवालों का सिलसिला यहीं तक था, लेकिन अभी शो खत्म नहीं हुआ।